मुंशी प्रेमचंद जी की व्यंग्यात्मक कहानी सभ्यता के रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं सभ्यता का रहस्य। कहानी के पहले भाग में आपने सुना राय साहब कैसे अपने नौकर से 2 रुपए जुर्माना की वसूली करते हैं। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। एक दिन राय साहब उसे सर्दी में कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, कांप क्यों रहा है? दमड़ी, सरकार पेट की रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दमड़ी, सरकार बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा, लड़की की सगाई ना हो पाएगी, टांट बाहर कर दिया जाऊंगा। राय साहब, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ मुड़कर बोले, क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जाड़े से मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था। गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फ़ायदा क्या, मुफ्त में 4-5 हज़ार की चपत पड़ती थी। सारे कस्बे में बवेला मच गया, आवाज़ें कसी गईं। किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजी बड़ी दिल लगी है। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे लें। पुश्तों से रस्म चली आती थी। वालिद तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं, मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए थोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फ़ायदा देखूं। लकड़ी से कम 500 रुपये सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीज़ों के लिए दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले राय रतन किशोर? राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगीं। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियाँ लगाई गईं, सिफारिशें पहुंचाई गईं, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। और रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगीं। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो, तुम ना लोगे तो मैं ले लूँगी। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र ना हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? माना की रकम बड़ी है और इससे मैं एक बारगी तुम्हें आए दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदा बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया, बिगड़ कर खूब खरी खोटी सुनाए, क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सिर रख कर रोने लगी। राय साहब, यह कहा था कि राय साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। स्त्री, अजी मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुके, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती। रो रो कर जान दे रही है। राय साहब, उससे वादा तो नहीं किया?
स्त्री: वादा, मैं तो रुपए लेकर संदूक में रख आई, नोट थे। राय साहब: कितनी जबरदस्त अहमक हो, ना मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। स्त्री: अब क्या देगा, देना होता तो देना दी होती। राय साहब: हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, मुझसे कहाँ तक नहीं, और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूं। स्त्री: तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब: फिर वही हिमाकत। अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका, ईश्वर का भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं, जानते हो यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यही भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरी कुछ चले भी जा पाए। स्त्री: मैं जाकर लौटाए देती हूँ। राय साहब: और मैं जाकर जहर खाए लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक दिन का भी नहीं। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देरी थी, मोल ले न सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छीलकर खिलाई तो थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा, उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों पूंछें खड़ी करके हुकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया। सोचा इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, सवेरे कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब रात 11 बज गए, उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नांद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आईं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखा खड़ा देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमड़ी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद उसे उत्तेजित कर रही थी। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर ना था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा। फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले, बहुत करेगा उसे दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा, चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने की काफ़ी था। चोर इतना काटता जितना उससे उठ सकता, उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में ना फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस में एक बनिए की यहाँ जुआ खेले की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। दमड़ी को चारा सिर पर उठाए देख तो संदेह हुआ, इतनी रात गए कौन चारा काटता है, हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है। खड़ा रहा। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही हाथ पांव फूल गए, कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा सा काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, है तो चोरी, खेत किसका है। दमड़ी, बलदेव महतो का है साहब। सिपाही ने समझा था शिकार फंस गया, उससे कुछ ऐंठूंगा, लेकिन वहाँ क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया और जब वहाँ भी कुछ हत्ते चढ़ता न दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब ही के इजलास में पेश किया गया।
राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, मेरा क्या बिगड़ता। 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही तो कहेंगे होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसी बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सज़ा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृतांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह फितरत नहीं तो आप असभ्य हैं, गंवार हैं, बदमाश हैं। यही सभ्यता का रहस्य है। कहानी का भाग 1 सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाएं।